जब भोजन का डाइजेशन शुरू होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं संचालित होती हैं। एक आपका अंतर्करण होता है, दूसरा आपका पाचन होता है, तीसरा आपका अवशोषण होता है, चौथा आपका समीकरण होता है और पांचवा आपका अपचय। ये 5 प्रकार की प्रक्रिया होती है हमारे डाइजेशन के फलस्वरूप। अब इसके ही थ्रू जो एनर्जियां होती हैं उनको हमारे सेल में, हमारे ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। तो यह प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहती है। नमस्कार, फिर से आपका स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव का पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किए थे। उसके कुछ भाग हम लोग छोड़ दिए थे और आज जितने छूटे हुए भाग हैं उनके बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया था कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है किस प्रकार का होता है, कैसे मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का डाइजेशन होता है, उसकी जो डाइजेशन करने वाले कैनाल होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, किस प्रकार का डाइजेशन करते हैं। तो तमाम प्रकार के जो टॉपिक थे कल हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टमक, ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने ये बताया था कि जो स्टमक होता है, स्टमक में जो भोजन होता है कम से कम 3 से 4 घंटों के अंतराल में रहता है। स्टमक के जो 3 पार्ट होते हैं जिसे हम कार्डिक कहते हैं, ऊपर वाले भाग को मैंने कार्डिक बताया था, उसके बाद यह फंडस वाला भाग होता है और नीचे पाइलोरस वाला भाग होता है। 3 भाग हमने बताया था और ये भी कल बताया गया था कि इसके अंतर्गत एससीएल का निर्माण होता है। जो एससीएल का जो निर्माण होता है वो ऑक्सेंटिक्स कोशिकाओं में होता है, जिसका काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करना और भोजन को भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदल देना। ठीक, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आए यहाँ पे। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है भोजन का, फूड का, यानी कि डाइजेशन का। डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? जब भोजन स्टमक में 3 से 4 मिनटों के अंतराल डाइजेस्ट होकर के जब ये काइम का रूप ले लेता है तो ये भोजन धीरे धीरे हमारे छोटी आंतों में आना प्रारंभ करता है। ठीक, क्योंकि ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं यानी कि सी के आकार की संरचना देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, जिसे हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। यह ड्यूडेनम से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का कोई दूसरा भाग नहीं होता है, बल्कि यह छोटी आंत का अग्रभाग होता है। जो हमारे शरीर में छोटी आंत पाई जाती है इसका एक अग्रभाग होता है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। इसके मध्य भाग को हम जेजुनम कहते हैं और इसके सबसे पश्च भाग को हम इलियम कहते हैं। ठीक, अब इस ड्यूडेनम यानी कि जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है वो करीब करीब 6 से 7 मीटर तक होती है और इसके अंतर्गत जितने भोजन होते हैं, जितने फूड होते हैं उन सब का अवशोषण होता है। वो अवशोषण किस प्रकार होता है ये आज हम जानेंगे। क्योंकि इसके आंतरिक दीवारों में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका छोटी आंत है, ठीक, और इसकी आंतरिक दीवारों पे ये आपका स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं विलाई। इस विलाई में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी के कण इस विलाई में पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनकी सर्पिलाकार अवस्था में पाई जाती है और जो भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का जो पाचन होता है छोटी आंत में तमाम प्रकार के एंजाइमों के द्वारा, ठीक, तो उससे जो भी एनर्जियों को प्रोव किया जाता है वो विलाई के माध्यम से उसे अवशोषित करके आरबीसी में मिला दिया जाता है।
और जब आरबीसी में मिला दिया जाता है तो जो आरबीसी होती है उसके भोजन में उपस्थित जो एनर्जियाँ होती हैं, ठीक, उसको अवशोषित करती है और पूरे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। ये चीजें होती हैं। एक और चीज छूट गया, दूसरी बात कि बगल में आप लीवर देख रहे हैं, साइड में गाल ब्लाडर यानी कि पित्ताशय, उसके बाद पैनक्रिएज, अग्न्याशय, ठीक। जो लीवर होता है वो डाइजेशन में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि लीवर से ही आपके बाइल जूस का निर्माण होता है और बाइल डक्ट के माध्यम से वह जो जूस होता है आकर धीरे से कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, गाल ब्लाडर में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे भोजन का प्रोसेस चलता रहता है वैसे वैसे जो ये पित्त रस होता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं वो उस भोजन का डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, इसीलिए इसकी अहम भूमिका होती है। दूसरी बात कि जो पैनक्रिएज होता है इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है। कल हमने बताया था कि जो अमाशय होता है, अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि, और उस जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है और उस जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन एंजाइम होती है वह दूध से दही बनाने का काम करती है, यानी कि उसको फाड़ने का काम करती है। जो पेप्सिन एंजाइम होती है वह भोजन में जितना प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेज में बदलने का काम करती है। लेकिन इसमें पाए जाने वाले जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है यह क्या करता है कि जो प्रोटियोजेज होता है और पेप्टोन होता है उसको तोड़कर यह पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। तो इस प्रकार भोजन का डाइजेशन हमारा शुरू होता है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे भोजन जब हमारे छोटी आंत में जाता है और यहाँ पे एनर्जियों का अवशोषण हो जाता है, समझ लीजिए कि संपूर्ण भोजन का अवशोषण हो जाता है, तो वर्ज्य पदार्थों को, जो वर्ज्य पदार्थ बच जाते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है बड़ी, और उस बड़ी आंत के सहारे धीरे धीरे कहाँ पे आता है, रेक्टम में आता है, और रेक्टम के बाद एनस के माध्यम से बाहर निकलता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, तो हमेशा भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। और जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो जो जल का अवशोषण होता है हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस प्रकार यहाँ से दो क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है और जल का अवशोषण कहाँ होता है। ये जो बड़ी आंत होती है इसे आप देख रहे हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड में पाया जाता है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ग्रुप। लेफ्ट साइड में पाया जाने वाले जो इस लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसे हम डिसेंडिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक। और राइट साइड में पाया जाने वाले जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसे हम कहते हैं असेंडिंग ग्रुप। जो मध्य भाग में पाया जाता है आपका ट्रांसवर्स ग्रुप। दूसरी चीज कि हमारा भोजन का डाइजेशन मुख से प्रारंभ तो होता है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जो कि एक एलिमेंट्री कैनाल में संभवतः होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतिम भाग तक जाता है। इसमें भोजन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है, उसको कई प्रकार के पदार्थों में भी बदला जाता है, जिसके कारण पाचन संभव होता है। जब भोजन का डाइजेशन शुरू होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं संचालित होती हैं। एक आपका अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा आपका पाचन होता है, तीसरा आपका अवशोषण होता है, चौथा आपका समीकरण होता है और पांचवा आपका बहिष्करण। ये पांच प्रकार की प्रक्रिया होती है हमारे डाइजेशन के फलस्वरूप चलती है। अब इसके ही थ्रू जो एनर्जियां होती हैं उनको हमारे सेल में, हमारे ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है, किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। तो यह प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहती है। जो आप लोग पैनक्रिएज को देख रहे हैं, ये पैनक्रिएज एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम स्रावित होता है। लेकिन जो पैनक्रिएज होता है ये दोनों काम करता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित करती है जो कि प्रोटियोज और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देती है। तो इस प्रकार यह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हुई और इसके अंतर्गत लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है
कि जहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। तो उस तरह से यह इंडोक्राइन ग्रंथि है। तो यह मीटर ग्रंथि होती है, किसका होता है? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का होता है। इसके अगले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ग्रंथि या जितने उसके पार्ट हैं उनको स्वतः एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।